हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पे, जिसमें हम सीखेंगे एस सी वर्मा के क्वेश्चंस। एस सी वर्मा के वॉल्यूम 1 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Which of the following sets cannot enter into the list of फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट? कि किसी भी सिस्टम में इनमें से कौन सा सेट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी में एंटर नहीं कर सकता। तो हमें इनमें से ऐसा सेट देखना है जिसमें जो भी क्वांटिटीज है वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो। इसका मतलब हमें ये देखना है। देखो, सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं तो ऑप्शन ए में क्या है? लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है क्या? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। लेंस, मास और वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आता है? वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स ये लेंथ है और ये टाइम है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी को डिराइव करने के लिए हमारे पास लेंथ के साथ साथ में टाइम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो, टाइम नहीं है, मास है, तो ये तीनों आपस में क्या हो गई? इंडिपेंडेंट हो गई। कोई भी एक क्वांटिटी किन्हीं भी दूसरी दो क्वांटिटी से डेरिवेट नहीं हो सकती। देखो, सेकंड ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या है? लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेंथ और टाइम जो है, उन दोनों से हम वेलोसिटी जो है उसको डेरिवेट कर सकते हैं। सो वेलोसिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके बाद में मास, टाइम, वेलोसिटी। मास, टाइम, वेलोसिटी में हम देखें कि वेलोसिटी को डेरिवेट करने के लिए टाइम के साथ साथ में लेंथ चाहिए, मास नहीं चाहिए। तो ये तीनों भी आपस में इंडिपेंडेंट हो गई। और इसी तरीके से ऑप्शन डी में जो क्वांटिटीज़ है वो भी आपस में इंडिपेंडेंट है। कोई भी क्वांटिटी किसी भी दूसरी क्वांटिटी से डेरिवेट नहीं हो सकती। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्यों है? इसका करेक्ट आंसर इसलिए है क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सेट जो है वो किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बन सकता। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वही सब क्वांटिटीज़ बन सकती है जो आपस में इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी जो है, इसमें लेंथ और टाइम और वेलोसिटी आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो लेंथ और टाइम पे डिपेंड करती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर दैट क्वेश्चन इज बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? देखो क्या पूछा गया है। अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट expressed as nu. Result is expressed as nu. What is n and u? U is the unit and n is the numerical value. So if the result is expressed in the various unit, then which one will be the correct option? So हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास अगर मैं 1 मीटर को सेंटीमीटर में शो करूँ तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये है न्यूमेरिकल वैल्यू 1, ये है यूनिट 1, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 2, ये है यूनिट 2। सो हम कह सकते हैं कि हमने यूनिट सिस्टम चेंज करा तो भी n और u का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि n
is equal to constant upon u. So here we get, अगर हम इसमें से कांस्टेंट को रिमूव कर दें तो आफ्टर रिमूवल ऑफ कांस्टेंट हमें क्या मिलेगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। ये आंसर है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सपोज अ क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ m l t दैट इज x। हम x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ ऐसे, m की डायमेंशन a है, l की डायमेंशन b है एंड टाइम जो है उसकी डायमेंशन c है। ये x को रिप्रेजेंट हमने किया और इसमें कह रहा है कि क्वांटिटी मास को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब मैंने सपोज किया कि a की वैल्यू अगर 0 हो तो इस क्वांटिटी में जो मास है उसका कोई भी टर्म बचेगा ही नहीं, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब a की वैल्यू 0 होगी तो क्वांटिटी x जो है उसकी मास पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, नहीं रहेगी। तो इस कंडीशन में हम मास को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे एल टी और एक्स के फॉर्म में। लेकिन अगर इफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन मास जो है इस क्वांटिटी में रहेगा। उस कंडीशन में हम इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल टी और एक्स के टर्म में। तो ये इसका ऑप्शन डी हो गया, may be represented in the term of LTX if a is not equal to 0। अगर a 0 के इक्वल में नहीं होगा यानी a की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी तभी x की वैल्यू में मास आएगा। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 होते ही m की पावर 0 का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें दो ही क्वांटिटी बच जाएगी एल टी, मास बचेगा ही नहीं, तो हम मास को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है कि इसकी यूनिट नहीं होती है कभी भी, और सेकंड ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि ऑलवेज यूनिट होती है। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी, दोनों ही पॉसिबल है। और फोर्थ जो है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन को तो हम कट कर देते हैं क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ बहुत सारी होती है फिजिक्स के अंदर जिनकी डायमेंशन नहीं है, जैसे एंगल है, स्ट्रेन है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसके बाद में हम एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एंगल। एंगल जो है इसका ऐसा यूनिट जो है वो होता है रेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। दोनों की डायमेंशन, आर्क को और रेडियस को, दोनों को मीटर में मेजर करते हैं और मीटर एक लेंथ है। सो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया तो ये डायमेंशनलेस हो गई। तो एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसकी डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है। तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी की यूनिट हो सकती है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है, आगे हम देखेंगे स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चैप्टर्स आएंगे इसके अंदर स्ट्रेन और स्ट्रेस के लिए। तो मैं इस स्ट्रेन में एक एग्जांपल लेता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज द फॉर्मूला फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस तो हो गई और इसका कोई यूनिट भी नहीं है तो यूनिटलेस भी होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी की यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे एंगल और स्ट्रेन दोनों ही डायमेंशनलेस है लेकिन एंगल की रेडियन जो है वो यूनिट है, बट स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी।
फिफ्थ क्वेश्चन, अ यूनिटलेस क्वांटिटी, एक यूनिटलेस क्वांटिटी जो है नेवर हैज़ नॉन जीरो डायमेंशन, कभी भी उसकी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होती। ऑलवेज हैज़ नॉन जीरो डायमेंशन, हमेशा उसकी नॉन जीरो डायमेंशन होती है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन, की हो भी सकती है नॉन जीरो डायमेंशन। डज नॉट एग्जिस्ट, यूनिटलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यूनिटलेस क्वांटिटी होती तो है, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था। तो इसको देखते हैं। इसमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक क्वांटिटी हम लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। सो हम कह सकते हैं कि दोनों की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। कैंसिल हो गई, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एक यूनिटलेस क्वांटिटी बन गई, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस यूनिटलेस क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं होगी। कोई डायमेंशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब हम इसको डायमेंशनली लिखना चाहेंगे तो एल टी माइनस वन अपॉन एल टी माइनस वन। सो अगर हम इसको लिखेंगे आगे तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो मिलेगा एल ज़ीरो टी ज़ीरो, एंड मास का टर्म पहले ही नहीं है तो हम इसको इस तरीके से लिख के बता देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिटलेस क्वांटिटी की डायमेंशन ऑलवेज क्या होती है? ज़ीरो होती है। यहाँ देख लो तीनों ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है कि नेवर हैज़ नॉन जीरो डायमेंशन, इसका मतलब कभी भी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होती है। इसका मतलब कौन सी डायमेंशन होगी इसकी? जीरो डायमेंशन। तो यूनिटलेस क्वांटिटी की जीरो डायमेंशन होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, ध्यान से समझिए। इसमें लिखा हुआ है एक इक्वेशन और पूछा हुआ है कि n का वैल्यू क्या होगा। ये n जो है इसके ऊपर इसका वैल्यू पूछा हुआ है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम? सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, dx अपॉन रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर is equal to a raised to the power of n sin inverse x अपॉन a माइनस वन। ये क्वेश्चन है अपने पास, तो हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। हम देखते हैं, मैंने मान लिया, सपोज कर लिया मैंने कि x क्या है, लेंथ, और उसकी डायमेंशन क्या मान ली मैंने, कैपिटल L। अब हम ये देखते हैं कि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस वन जो है वो एक एंगल को शो कर रहा है। हम एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं थीटा से। सो थीटा क्या आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, x अपॉन a माइनस वन। हम जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो किसी ट्राइंगल की दो अलग अलग साइड्स का रेशियो होता है। सो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं कि x बाई a माइनस वन भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी जिसकी डायमेंशन नहीं होगी। तो हम ये देख लेते हैं कि इस डायमेंशनलेस क्वांटिटी में दो टर्म्स आ रही है। इसमें दूसरी टर्म जो वन है, इसका मतलब पहली टर्म की डायमेंशन भी इसके सेम होनी चाहिए, मतलब कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये डायमेंशनलेस कब हो सकती है? एक्स बाई ए डायमेंशनलेस तब हो सकती है जब x की डायमेंशन जो हमने l कंसिडर की है उसके बिल्कुल इक्वल डायमेंशन a की हो। तो हमारे पास l की पावर क्या आ सकती है, ज़ीरो आ सकती है, तभी ये डायमेंशनलेस हो सकती है क्वांटिटी। तो हम कह देते हैं कि a की जो डायमेंशन है वो क्या है, a की डायमेंशन क्या है, l। a जो क्वांटिटी है उसके डायमेंशन को हमने सेपरेटली कैलकुलेट किया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन की दोनों साइड की जो
क्वांटिटीज़ है उनकी डायमेंशंस को हम लिखते हैं यहाँ पर। मैंने dx जो है, dx क्या है, चेंज इन पोजीशन। सो चेंज इन पोजीशन की डायमेंशन भी कैपिटल L से ही शो करनी है। नीचे रूट लगा हुआ है और हम देखते हैं कि यहाँ पर a की डायमेंशन L, x की डायमेंशन L, सो L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो L स्क्वायर में से L स्क्वायर माइनस करेंगे डायमेंशनली, तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि वेलोसिटी में से अगर वेलोसिटी माइनस की जाए तो अगेन एक वेलोसिटी मिलती है, मास में से मास माइनस किया जाए तो एक मास का वैल्यू मिलता है। तो डायमेंशनली सेम क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो नीचे वाला टर्म का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, L स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म की डायमेंशन सेम है। इस तरफ में L का डायमेंशन, A का डायमेंशन क्या हुआ L, और L की पावर क्या हुई N। इसके बाद में इसको जब हमने सॉल्व करा तो ये रूट जो है, इससे ये जो पावर है वो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास नीचे बच गया L और ऊपर भी बच गया L, तो इस तरफ आ गई L की पावर 0 और इधर है L की पावर N। अगर हम इक्वेशन की दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास N का जो वैल्यू है वो मिल जाता है N इज इक्वल टू 0। सो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। थैंक यू।